रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषताय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहार्तिदान् जगान यो पूर्णवैद्याय नमोस्तु तस्मै। 7 जून के रविवार के लेक्चर में व्याख्यान में हमने वो कला और कला के बारे में जो शरीर है वो सब देखा है। आज 25 तारीख है, बीच में 18 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा पहले थोड़े 1 मिनट में रिवाइज करके आगे जाएंगे। और आज निदान और चिकित्सा में जो कोई रोल है, जो भूमिका है कलाओं की, वो हम देखेंगे। पहले जो लेक्चर में हुआ था उसमें हमने देखा कि कला एक सूक्ष्म भाग है, यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से चित्त परमाणु, चरक ने भी लिखा है शरीरावयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति। वो चित्त परमाणु या चित्त कोश, वहाँ से कला शुरू होती है। तो बहुत बड़ा जो अवयव होता है वहाँ भी कला होती है। तो कला सूक्ष्म भाग है। कला का स्वरूप जो लिखा है लास्ट टाइम हमने देखा है कि वो स्नायवीय होता है, जैसे कि मेम्ब्रेन या फेशिया या सेप्टम जैसा या फाइब्रस मेम्ब्रेन जैसा होता है। स्नायवीय जो होता है वो। दूसरा जो प्रकार होता है वो जरायु जो सम, वो सीरस कोट जैसा होता है। और तीसरा जो होता है वो श्लेष्मल म्यूकस मेम्ब्रेन जैसा होता है। आज की परिभाषा में समझ में थोड़ा सा हल्का लगता है, इसलिए मैंने वो बताया आपको। तो ऐसे 3 प्रकार के स्वरूप देखे हैं। उस टाइम हमने देखा है कि त्वचा और कला में जो फर्क होता है वो वही होता है कि कला धातुओं के विभाग को अलग अलग करती है। त्वचा ये आच्छादन होता है धातुओं का, जिसमें स्वेदव स्रोत वगैरह सब चीज़ें होती है। कला में वो ऐसा विकसित नहीं होता है। कला खाली अवयव धातु का जो अलग भाग दिखाना है या एक धातु दूसरे धातु से अलग रखने का है, वो करती है। संख्या में हमने देखा था कि 7 है, लेकिन धातुओं में 7 धातु है, वो क्रम से है। लेकिन कला जो है वो दोष धातु भी है। दोषों की कला है, धातुओं की कला है, और मलों की भी कला होती है। ये पिछले व्याख्यान में हमने देखा था, एक जो क्रम है वो धातुओं का धारण के लिए क्रम है, और धातुओं का पोषण के लिए क्रम है, और कलाओं का धारण के लिए जो क्रम है, धारण करना है वो। और कार्य के संबंध में देखेंगे तो ये भी ऐसा एक देखा था हमने कि अगर कला का नाश होता है तो धातु का नाश होता है। वैसे ही कला का एक दूसरे का संबंध होता है। उसका अनुलोम प्रतिलोम जो बोलते हैं, वो पुरुषधरा कला अस्थिधरा कला है, अस्थिधरा कला पुरुषधरा कला है। वैसे ही पित्तधरा कला मज्जाधरा कला है, मज्जाधरा कला पित्तधरा कला है। और उनका एक दूसरे से संबंध होता है, या कार्य का संबंध होता है, दृष्टि का संबंध होता है। कार्य में हमने देखा था वो धारण करती है, यानी कि धातु का मान, धातु जो ये सब जो कोष्ठ के सॉफ्ट ऑर्गन बोलते हैं, मृदु अवयव, ये सब धातुएं हैं। चरक के हिसाब से चरक सूत्र सनाध्याय 28 में उन्होंने लिखा है। वैसे ही विमान सनाध्याय 5 में श्रोतो विमान में भी लिखा है कि धातुएं 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर धातु और एक अस्थिर धातु। स्थिर धातुओं से ये कोष्ठ जो है वो पूरा बना है, सॉफ्ट ऑर्गन जो है वो बने, वो धातुएं है, स्थिर धातुएं। उनका मान जो है वो कायम रखने का है, और धातुओं की गुणवत्ता कायम रखने का, इसको धारणा कहा है। दूसरा जो एक कार्य दिया है वो संरक्षण करती है स्थिर धातुओं का, यानी अवयवों का या ऑर्गन का, सॉफ्ट ऑर्गन का करती है। उसमें किससे करती है? आम से करती है।
विष से करती है, कृमि से, और संसर्ग कृमियों का जो होता है उससे। तो इसके बारे में, कोरोना के बारे में आगे जो कला आएगी उधर हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद स्नेह जो होता है, धातुओं का स्नेह, जो स्नेह के कारण ही कला धातुओं को आर्द्र रखती है अपने स्थिति में। वो आर्द्रता जो है, वेट ऑर्गन जो बोलते हैं, वो पानी से नहीं रहता है, स्नेह से रहता है। कोई भी ऑर्गन, स्टमक हो, ग्रहणी हो, पक्वाशय हो, यकृत है, वो आर्द्र कैसे रहता है? तो कला स्नेह का उसको स्नेह देती है और उससे वो होता है। वैसे ही कला का और एक कार्य जो दिया था उस टाइम, अग्नि, धातुओं का जो ऊष्मा है, वो ऊष्मा स्थिर रखने का काम कला करती है। ऊष्मा पूरे शरीर का एक कॉमन ऊष्मा है, लेकिन हर एक ऑर्गन का एक एक अलग अलग थोड़ा थोड़ा ऊष्मा है। जैसे कि हम गैस पर पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म होता है, लेकिन गैस बंद करने से कुछ देर में वो पानी ठंडा हो जाता है। इसलिए ये जो ऊष्मा है उसको पदार्थ विज्ञान की परिभाषा में कृतक ऊष्मा बोलते हैं। और ये धातुओं को जो मिला है ऊष्मा अंदर से, पित्त से या अग्नि से, उसे बोलते हैं स्वभाव संसिद्ध ऊष्मा। हर एक यकृत का, गर्भाशय के अंदर का ऊष्मा ज़्यादा होता है। हमने आयुर्वेद में देखा है, सौम्यम शुक्रम। तो वो ये जो होता है वो अलग अलग विचार होता है, लेकिन वो जो ऊष्मा उस धातुओं में जो है वो उसका समता रखने का काम वो कला करती है, और ऊष्मा की स्थिरता करती है कला। उसके बाद वायु जो है, वायु हर एक अवयव, सॉफ्ट ऑर्गन जो बोलते हैं, मृदु अवयव है, उसके पास वायु है और वायु उधर का काम करता है। वो अनुलोम प्रतिलोम 2 प्रकार का काम होता है और वो काम वायु करता है। फिर भी वो कला वायु से वो करवाती है। उसके बाद पुनरुत्पाद कि जैसे कि वो भी कोई व्रण हो जाएगा, जख्म हो जाएगा, वुंड हो जाएगा, वो हील होती है। शुक्र धातु जो है उसमें हमने देखा है कि प्रमेह विकार जो होता है, शुक्र द्वारा कला पूरे शरीर में होती है तो वो दूषित होती है। इसलिए प्रमेह में जो वुंड होती है, व्रण होता है, जख्म होता है, वो हील करने के लिए, घाव भरने के लिए थोड़ा समय लगता है, या थोड़ी औषधों की योजना अलग प्रकार से करेंगे तो वो हील होता है, नहीं तो वो थोड़ा कठिन जाता है। ये पुनरुत्पाद का कार्य करवा लेते। अभी हम ये जो पिछले व्याख्यान में हमने देखा था वो उसका ये समरी मैंने अभी बताया। अभी हम चिकित्सा तत्व और निदान चिकित्सा की ओर मुड़ेंगे। चिकित्सा तत्व में पहले देखेंगे कि कलाओं के बारे में। धातु और कला, स्थिर धातु और कला चीज़ें होती है। एक जो चीज़ होती है वो आत्तिक अवस्था होती है धातुओं की, कोई भी बीमारी में आत्तिक अवस्था, और दूसरी जो अवस्था होती है जीर्णावस्था, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो जो आत्तिक अवस्था होती है, इमरजेंसी आती है, कभी कभी कोई कला डिस्ट्रॉय होती है, धातु डिस्ट्रॉय होता है, और इमरजेंसी आत्तिकता जो बोलते हैं वो अवस्था आती है। और दूसरी जीर्णावस्था जो होती है उसको चरक सुश्रुत ने भेद कहा है। भेदावस्था जो बोलते हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय, व्यक्ति, भेद जो चलता है वो धातुओं का डिस्ट्रक्शन होता है, धातुओं का विनाश होने लगता है। धातुओं का यानी ऑर्गन, मृदु अवयव का भी विनाश हो सकता है, वो से जीर्णावस्था कहते हैं। स्रोतो दृष्टि में जो लक्षण दिए हैं जो है वो देखकर हमें इसका पता लगाना है कि ये जीर्ण हुआ है या आत्तिक है। स्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरवा नीलमूढ़ता, आलस्यापत्ति निष्ठि व मलसंगा रुचिक्रमाः। स्रोतोरोध, बलभ्रंश,
गौरव अनिलमूढ़ता आलस्य अपक्ति निष्ठिव मलसंग अरुचि क्लमः। ये जो दिया है सूत्र, ये हम सामान्य दृष्टि से ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देह का है और एक ऑर्गन का भी है। मानो यकृत है तो यकृत में भी स्रोतोरोध हो सकता है, यकृत में भी बलभ्रंश हो सकता है, गौरव हो सकता है। उधर अनिल मूढ़ता, उधर का वायु का मूढ़त्व आने से यकृत का कार्य ठीक नहीं चलता है। उदाहरण के तौर पर मैं ये बताता हूँ, बाकी सब सॉफ्ट ऑर्गन के बारे में और कलाओं के बारे में यही सूत्र इस्तेमाल करने का है। इसका मतलब ये है कि जो पिंड ब्रह्मांड न्याय ऐसा जो दिया है, जो ब्रह्मांड में है वो अपने पिंड में है और पिंड में जो है वो ब्रह्मांड है। वही न्याय से कला और सिर हमें देखना है कि पूरे शरीर का हाल क्या है और एक ऑर्गन का हाल क्या है। स्वतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य, जो ऑर्गन लेजी हो सकता है, वृक्क लेजी हो सकता है, किडनी या यकृत, प्लीहा, इंटेस्टाइन आलसी होता है, लेजी, वो काम धीरे धीरे करता है। तो आलस्य अपक्ति, उधर का जो कन्वर्शन है वो धातु का और पोषण करने का, वो भी कम होता है। निष्ठिव मल संगारुचि क्लमा, निष्ठिव का इधर जो जनरल जो हम करते हैं वो लालास्राव होना, थूकना, ये है। उधर ऑर्गन के बारे में एक्सेस स्राव शुरू हो जाते हैं, ऐसे सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं। वो निष्ठिव का एक अर्थ लेना है हमें। और मल संग, उधर के जो मल है वो उधर ही रहते, पड़े रहते हैं। जैसे कि यकृत का मल, पित्त मल है वो उधर रहता है, कफ का मल स्वरूप उधर रहता है, उसी के कारण कामला होती है। तो और कामला के बारे में आगे आगे की जो स्टेजेस है, अवस्था है, वो आती है। तो ये एक ध्यान में रखने का है कि स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवानिल मूढ़ता आलस्यापक्ति निष्ठिव मलसंगा रुचिक्लमाहा, ये हर एक मृदु अवयव के बारे में हमें इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। उसके आगे जो लिखा है वो द्वादश का हमें एक ध्यान रखना है। इमरजेंसी जब आती है और द्वादश प्राणों पर तुम्हारा ध्यान नहीं होता है तो इमरजेंसी और भी क्रिटिकल हो जाती है, वो ज़्यादा खतरनाक रुग्ण रहे या न रहे ऐसी हो सकती है। इसलिए उन्होंने जो लिखा है अग्नि सोम वायु सत्व रजतम पंचेंद्रियाणि भूतात्मा स्टेति द्वादश प्राणाः, ऐसा उन्होंने लिखा है। उनकी हालत कैसी क्या है, ऑर्गन नेक्रोसिस हो रहा है या क्या है, ये हमें देखना है। नेक्रोसिस होना यानी उसका डेथ होना, निकल जाना है, ऐसा हो सकता है। तो ये एक ध्यान में रखने का है हमें कि द्वादश प्राणों की स्थिति क्या है। उसके बाद में ये जब कला और स्रोत उनका जो विकार का निदान करने का है, निदान पहले होना चाहिए, बाद में चिकित्सा की ओर जाएंगे। मैं कोई एक पर्टिकुलर का उदाहरण नहीं लेता हूँ, मैं इन जनरल हूँ और उदाहरण के तौर पर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखने का कैसा, तो उधर लिखा है उन्होंने मर्माघात लक्षण जो होते हैं वैसे ही कलाओं के घात के लक्षण होते हैं। मर्माघात जैसे कि उदाहरण दिया है उन्होंने, आक्रोशन, रुग्ण आक्रोशित होता है, विनमन, मोहन, मोहित होता है, भाई क्या करूँ क्या नहीं मुझे पता नहीं होता। इमरजेंसी में ये होता है मोहन। भ्रमण, वेपन, कंपायमान होता है रुग्ण। आंध्य, रुग्ण को कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, क्या करूँ। पुणितागम, कभी कभी खून निकलने को लगता है। वर्ण विपर्यय होता है, कलर उधर का। जब यकृत में या वृक्क में हमारे गुरुजी वो देखते थे कि पेशेंट को सुलाते हैं और पीठ पर पीठ दिखाओ और वृक्क के जगह पर देखते हैं तो उधर का स्किन का कलर थोड़ा चेंज होता था। यकृत के ऊपर के स्किन का टोपोग्राफी
का वर्ण विपर्य होता था, उससे वो ज्ञात होता था कि इस ऑर्गन का ऐसा ऐसा होने वाला है। शिरा विकृति होती है उदर की। शिरा यानी कि उदर का जो एक रक्तवाहिनी शिरा जो है, उधर गांठ होती है या टेढ़ी मेढ़ी होती है, वह उधर का जो उसको देने का है खून, वो अच्छी तरह से दिया नहीं जाता है। स्वेदागम, पसीना आता है पेशेंट को, रुग्ण को। शोष, कभी कभी वो ऑर्गन का शोष होता है, सूख जाता है। और बाद में मरणम, ये मर्माघात में लक्षण है। ऑर्गन का और कला का भी मरण हो सकता है, जिसको नेक्रोसिस बोलते हैं। कि वो बोलते हैं कि ये पार्ट का नेक्रोसिस हो गया है, ये पार्ट का, वो अपने यहाँ मरण ऐसा जो दिया है, वो सुश्रुतशास्त्रान अध्याय 9 में ये सब दिया है। उसके बाद वो आत्मिकता 2 प्रकार के कारणों से आती है। 2 प्रकार के कारणों पर हमें रखना है। एक निज कारण, जैसे कि आवृतत्व, एक वायु का दूसरे वायु को, कफ का, पित्त का, एक दूसरे को आवरण आता है और वो ऑर्गन पर अटैक होता है। या विष, अभ्यंतर ऐसे विष भी, गर्भ विष, अन्न के विष तैयार होते हैं। और अभ्यंतर शल्य जैसा, यानी कि वृक्काश्वरी है, शुक्राश्वरी है, पित्ताश्वरी है, ये भी शल्य रूप होते हैं और अंदर से एक प्रकार का ऊपर अटैक करते हैं, एक प्रकार का उस पर परिणाम करते हैं और उसको कला को डिस्ट्रॉय या ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये निज हो गया। आगंतु यानी बाहर से, यानी कि बाहर से शल्य आ गया, बाहर से शस्त्राघात हो गया, या अंदर की रचना विकृति हो गई, जैसे कि इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन भी सो जाता है, पता नहीं चलता कि क्या है ये, बद्धकोष्ठोदर, ये उसका उदाहरण दिया है उन्होंने। तो वो भी होता है। तो हमें ये पहले डाउट होना चाहिए कि ऐसा हुआ होगा है क्या है, हो सकता है क्या ये। उसके बाद ये आत्ते के बारे में हमें ध्यान में रखना है हमेशा, ये पूरा स्पेक्ट्रम। अभी जीर्णावस्था यानी भेदावस्था जो होती है, कई कई पेशेंट अपना जो बीमारी है वो खींचते हैं, कई सालों तक वो आगे ढोकर लेते हैं। तो उसमें जीर्णावस्था भेदावस्था आती है, तो उसमें क्या क्या होता है, आंतरिक व्रण हो सकता है या आंतर विकृति हो सकती है। आंतर में व्रण, ऐसे पैचेस, फुफ्फुस के लिए पैचेस होते हैं, ये सब ध्यान में रखने का है। या आंतर व्रण, आंतर विकृति, फुफ्फुस का व्रण, ये हो सकता है। या फुफ्फुस का या मस्तिष्क का एक आध पार्ट सूख जाने का, शुष्क होने का, और उसकी क्षीणता यानी क्षय होना, क्षय यानी डिफॉर्मिटी होना, कम होना, ऐसा होता है। या वो जो पार्ट है धातु का, वो वर्कलेस होता है, कुछ भी काम करता नहीं है, जैसे कि वो मरा हुआ है। उसके बाद श्लेष्मल अवयव जो होते हैं, कहीं मानो कि घुटने में श्लेष्मल कला है, या कोई आँख में कला ऐसी है, फुफ्फुस में कला है श्लेष्मल, और इंटेस्टाइन में है, तो उधर जो कोई विकृति होती है उधर कला का कोथ हो सकता है। कोथ यानी डिके होना, कूज हो बोलते हैं, वो होना, नष्ट होना, ऐसा उधर क्लेल रहता है और वो क्लेल के वास्ते वो डिके होता है, खराब हो जाता है, नष्ट होता है, और उसका परिणाम अवयव पर होता है। उसके जो इन्फेक्शन है या संसर्ग है वो अवयव को यानी धातु को, स्थिर धातु को। अभी निदान के बारे में क्या करेंगे, निदान जो करने का है, तो आयुर्वेद का जो एक परिपाटी दी है, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न, तो ऐसे इमरजेंसी में अगर प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, दर्शन और प्रश्न, दर्शन और स्पर्शन, ये खाली 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न ज़रूरत है उतना पूछ सकते हैं, उसका कोई रिलेटिव है, उनका रिश्तेदार है, उनको पूछ सकते हैं। लेकिन दर्शन और स्पर्शन परीक्षा ज़्यादा होती है। भेदावस्था जो होता है क्रॉनिक,
उसमें हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जितनी चाहे उतना टाइम तक केस ले सकते हैं और उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछ कर वो खुदाई करके इन्फॉर्मेशन निकल सकते हैं भेदावस्था जीर्णावस्था में। लेकिन आत्तिक में हमें ही प्रत्यक्ष परीक्षण करना पड़ता है कि पेशेंट कोई बताएगा नहीं, हमें वैद्य को चाहिए। तो दर्शन स्पर्शन ये परीक्षा करना है तो क्या करने का है, वो जो लक्षण बोलता है उसके बाद है वो त्वचा पर रुक्षता आई है या नहीं आई है, उधर स्नेह ज़्यादा है या नहीं है, क्षीणता क्या क्या हो गई है, स्नेह की क्षीणता हो गई है क्या, ऊष्मा की क्षीणता हो गई है क्या, ये हमें देखना पड़ता है। उसी के हिसाब से वाग्भट ने भी दिया है कि स्रंस व्यास भेदस्वाप साधरुक्तोद भेद नहीं संगांग भंग संकोच वर्त तर्षण हर्ष नहीं। ऐसा वाग्भट सूत्र स्थान 12 में उन्होंने ये लिखा है। अभी ये दर्शन परीक्षा जो है वो थोड़ी सूक्ष्म करने के लिए आधुनिक वैद्यक में जो जो दिया है परीक्षाएं वो हम लेंगे या नहीं लेंगे। तो जहाँ शास्त्र के लड़ाई चलती है या कोई मैं निष्ठावान आस्थावान हूँ खाली आयुर्वेद ही करूँगा, उनका ये प्रश्न इधर नहीं है। हमें व्यवहारिक दृष्टि से क्या करना है, लेकिन मेरा आयुर्वेद का प्रिंसिपल तो छोड़ने का नहीं है। तो इसके बारे में आधुनिक के जो जो परीक्षण दिए हैं वो सब परीक्षण हम कर सकते हैं। लेकिन वो परीक्षण में क्या करते हैं, चित्र देते हैं, रिपोर्ट देते हैं और उसके बारे में रिपोर्ट के बारे में नीचे निष्कर्ष दिखते हैं। तो हम जैसे वैद्य को चाहिए कि ये निष्कर्ष से मेरी दृष्टि से विचार कैसा करने का है, ये निष्कर्ष दिया है, ये चित्र दिया है, ये वृक्काश्वरी इधर दी है, तो ये अवयव का कौन सा पार्ट है, क्या है उसमें, और उसके वर्णन से हमें पता चलता है कि भाई वातज है, पित्तज है, कफज है, मर्मस्थान है, तात्कालिक दवा देनी है, ऑपरेशन करना चाहिए, ये भी वैद्य को कहने को आना चाहिए। नहीं तो हाँ नहीं चलता है हो जाएगा, ऐसा नहीं कभी चलता है, क्योंकि इमरजेंसी में तुम्हें जल्दी ही निर्णय लेना पड़ता है। वो दिया है कि मस्तिष्क परीक्षण जो है उसमें दिया है चुंबकीय विकर्षण चित्र MRI, उसका निष्कर्ष क्या है, क्या लिखा है, कौन से पार्ट है, कौन सा पार्ट सूख गया है, कौन से पार्ट में बढ़ गया है, क्या क्या रक्तवाहिनी की हालत क्या है, वो देते हैं। तो हम करना आना चाहिए। वो स्थान मालूम है, वायु मालूम है, प्राणवायु है, कौन सा पार्ट क्या रक्त से बना है, मेद से बना है, मज्जा से बना है और रस से बना है, पुरोठा उसका जो है सप्लाई वो कैसा है, वो जो है वो हम डिसाइड करके दवा का जो प्लॉटिंग करने का वो करेंगे। यकृत वृक्क इत्यादि के लिए ध्वनि तरंग लेखन परीक्षण जो है USG हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हृदय फुफ्फुस के लिए क्ष किरण चित्र जो दिया है या घुटनों अस्थि के बारे में क्ष किरण जो होता है उससे हमें पता चलता है कि भाई ये स्थान में क्या गड़बड़ है, क्या हो गया है और क्या करना चाहिए। लेकिन हमारी परिभाषा, हमारी लैंग्वेज छोड़ने का नहीं है, दोष धातु मल छोड़ने का नहीं है, क्योंकि चिकित्सा क्या है उनकी एलोपैथी की जो लैंग्वेज है, परिभाषा है, उसी के हिसाब से आयुर्वेद की चिकित्सा हो नहीं सकती है, क्योंकि दोनों का नज़रिया अलग अलग है। उसके बाद में वृक्काशय, वृक्क, गर्भाशय, इनके लिए वर्ण प्रसारण चिकित्सा डॉपलर वगैरह दिया है। उसके बाद में प्रयोगशालीय परीक्षण जो आते हैं, रिपोर्ट, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आते हैं, तो उनके नीचे इन्फरेंस या उसका क्या है, कैसा है, क्या क्या है, वो सब लिखता है। फैटी लीवर है,
ये है वो है ऐसा लिखते हैं, तो उस जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना करके हमारे शास्त्र के हिसाब से हमें ये करके लेना है। उसके बाद ये सब होने के बाद हमें कला से आच्छादित हुआ अवयव, उसके दोष धातु मल की परिस्थिति, वो अवयव की परिस्थिति और उसकी हालत अभी जो है उसका जब अंदाज़ा आएगा तो हम चिकित्सा को प्रवृत्त हो जाएंगे। अभी हम ये सब निदान के बारे में हो गया। चिकित्सा को शुरू करने के बाद पहले हमें एक टैबुलर फॉर्म ध्यान में रखना चाहिए कि कला जो है, जो कला दी है, जैसे कि मांसधरा है, रक्तधरा है, वो कला कौन कौन से शारीरिक घटकों से संबंध रखती है और विकृति जो होती है आगे चलकर, वो विकृति में हर एक वो जो शरीर के जो भाग दिए हैं, हर एक शरीर का जो एक एक घटक है एक दूसरे से क्या ताल्लुक हुआ है और सबका मिलकर बीमारी में क्या भूमिका हो गई है, ये हमें देखना है। इसलिए वो विकृति क्या क्या होती है वो मालूम चाहिए। और बाद में चिकित्सा द्रव्य, कौन से जनरली द्रव्य काम करेंगे कला के बारे में, वो हम देखेंगे। पर्टिकुलर जो है वो हर एक एक रोग लेना पड़ेगा। श्वास वो उसके रोग जो है वो, या हृदय रोग ऐसा लेना पड़ेगा और उसके बारे में विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो मार्गदर्शन करेंगे वो ऐसा करेंगे, कला, उसके बाद में परस्पर संबंध शरीर के या कौन से शारीरिक घटक भाग लेते हैं, वो विकृति क्या होती है, कौन सी विकृति संभाव्य होती है वो कला के बारे में, और चिकित्सा के द्रव्य कैसे इस्तेमाल करने के हैं ये हम इधर देखने वाले हैं। रेफरेंस ये है सूत्रस्थान अध्याय 28 5 से 22 तक की जो सूत्र है उधर ये सब जो मैं बोलता हूँ वही उल्लेख आया है। पहले जो है मांसधरा कला। मांसधरा कला के बारे में क्या क्या होता है, मांस धातु, स्नायु, त्वचा, शिरा, रक्तधरा कला, मज्जाधरा कला और महास्रोतस, ये इसके कंट्रोल में आते हैं। तो इन सब जगहों में हमें कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि इतने शारीरिक भाग दूसरे व्यक्तियों के अपना शरीर का अलग अलग सेपरेट या स्पेशलिस्ट ये प्रकार आयुर्वेद में नहीं है, क्योंकि हमारा अप्रोच जो है वो होलिस्टिक है। आयुर्वेद क्या करता है, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानभूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोग वाहिच। समयोग यानी कि पूरे शरीर का एक दूसरे से संबंध कैसा चला है, एक कैसा विकृत हो गया है, हैम्पर हो गया है, एक अवयव या एक घटक के कारण दूसरे घटक की क्या परिस्थिति है, यानी कि उपद्रव कैसे होते हैं, वो उपद्रव भारी है या सौम्य है, ये हमें पता चलता है। और पहले चिकित्सा करते समय उपद्रव को कंट्रोल करने का है, नियंत्रित करने का है, या वो मुख्य रोग जो है उसको नियंत्रित करने का है। अभी मैं जो बोलूँगा उधर तो आपको कोरोना का जो है वो एक थोड़ा रेफरेंस मिलेगा कि वो क्या करना चाहिए, आज ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई है। अभी आगे चलते हैं विकृति। मांसधरा कला के बाद विकृति क्या होती है, अधिमांस, मांस के ऊपर मांस संचित होता है। उसके बाद अर्बुद, ट्यूमर जैसा होता है। उसके बाद कील यानी कि मोल या जिसको मस बोलते हैं वो जो है स्किन पर बोल सकते हैं। शुंडिका यानी कि गलत शुंडिका जो अंदर होती है वो मांस प्रदान होने के कारण वो पहले इंडिकेट करती है कि भाई मांस और मांसधरा कला बिगड़ गई है। गलत शालुक, इधर का जो पार्ट है गले का वो। उसके बाद पूती मांस
ग्रीन जैसे रोग विकार है, उधर मांस का कोथ शुरू होता है, पूती यानी कोथ होना, डिके होना, और वो हो सकता है। ये तो अवस्था डिस्ट्रक्शन की है, तो ये ध्यान में रखने का है। पूती मांस एलर्जी ग्रंथि होती है, कुछ ऐसे ग्रंथि शरीर में भी है और बाद में दोषों के वास कारण यह होती है। तो वो कौन सी कला के कैसे हो गए हैं वो देखना चाहिए। एलर्जी, गलगंड और गंडमाला। गलगंड ये इधर का जो भाग है जहाँ कफधरा कला है, वहाँ का पार्ट में भाग में सूजन जैसा शुरू होता है, और गंडमाला इधर भी ऐसे गांठ गांठ की एक माला तैयार होती है। उसके बाद उपजीविका, वो उवेला जैसा होता है और ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस जैसा होता है, उनको मांस प्रदान है, वो हमें देखना है। त्वचा, स्नायु, इन सब पर विकृति हो सकती है। अभी मांसधारा के बारे में जब कला अवयव क्या क्या दवाएं काम कर सकती है। मुस्ता, नागरहोता बोलते हैं, पाठा पहाड़ मूल, सारिवा अनंत मूल, निशा दारुनिशा, तिक्ता कटुकी, अश्वगंधा, पटोल कड़वी पटोल बोलते हैं वो, त्रिफला। देखने में नॉर्मल लगता है त्रिफला, फिर भी वो काम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा करता है। नींब, कुटज, उसके बाद वासा यानी अड़ूसा, उसके बाद द्राक्षा यानी मुनक्का, उसके बाद सुवर्ण धातुओं में से, और वाग्भट के हिसाब से मुस्तादी गण और मांसपाचक गण जो है, वो द्रव्य जो होते हैं ये ज़्यादा करके चिकित्सा में उन्होंने इस्तेमाल की हुई दिखाई पड़ती है। तो मांसधारा कला अगर डिस्ट्रॉय नहीं होना है तो इन सब का ये ध्यान में रखने का है। थोड़ा मैं अधिमांस के बारे में ऐसा आपको बताऊंगा। अधिमांस यानी मांस बढ़ जाता है, जैसे कि हृदय है, हृदय के ऊपर एक मांसपेशियों की कला होती है और अंदर एक रस की यानी सीरस कोट जैसा, जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, और वो जो है ये दोनों कला है, और उसके अंदर हृदय है। तो हृदय के ऊपर जो मांस के जो ऐसे तंतुएं जैसे होते हैं पार्ट, वो उधर थोड़ा मांस या मेद दोनों ऐसे इकट्ठे होने डिपोजिशन होते हैं, और उधर मांसधरा कला भी है और श्लेष्मधरा कला भी है। उसमें जब ये संचय शुरू होता है, उधर दिया है स्रौस व्यास वेदस्वाप साधरुक भेद संगांग भंग संकोच। संग होता है पहले, ऐसा डिपॉजिट होता है, अटक जाता है, और उसके बाद उधर संकोच या अवरोध शुरू होता है और वो अटैक जैसे होते हैं। तो ये निकलने के लिए हमें ऐसे अधिमांस जैसे, ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने हृदय के ऊपर का, उसका पता चलता है अपने को, तो वो दे सकते हैं, तो धीरे धीरे कम होता है। कभी कभी हृदय के अंदर जो कपाट है, वो कपाट में भी स्निग्धता वो रहती है। एलोपैथी के डॉक्टर क्या करते हैं कि सर्जरी करते हैं कि भाई ये कपाट ढीला हो गया है तो उसको आर्टिफिशियल बिठाएंगे या कोई वाहिनी कट करके दूसरी जोड़ कर देंगे। चिकित्सा का विचार करेंगे, और जब पेशेंट बोलेगा भाई ज़्यादा खतरा नहीं है तो मुझे बिना ऑपरेशन और ये अच्छा होना है, तो वैद्य को चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अच्छी तरह से विचार करके चिकित्सा दें। क्योंकि कई पेशेंट डिमांड करते हैं कि नहीं डॉक्टर, कभी कभी क्या होता है वैद्य का कि जो स्टडी कम होती है, अध्ययन कम होता है, या वैद्य डेयरिंग जो करता नहीं है, इसके कारण वो पेशेंट बेचारा
हतबल होकर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना है कभी का। हाँ, अगर इमरजेंसी है, प्राण का ही संबंध है तो वो सही है ऑपरेशन वगैरह, पर बीच में वो जो स्टेज आती है तभी ये अपने को करने का स्कोप रहता है। और मुझे ऐसा चाहिए कि वैद्य को चाहिए कि वो करें। उसके आगे जाएंगे तो रक्तधारा कला, इसके बारे में, रक्तधारा के बारे में शारीरिक घटक कौन कौन से रहते हैं, तो एक रक्त धातु, उसके बाद शिरा, मांस, त्वचा, सरक्तमेद, मज्जा, स्नायु, शिरा, पित्तधरा कला, रक्तधरा कला, मज्जाधरा कला और सब धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, स्थिर धातुएं जो होते हैं। पहले वैद्य को चाहिए कि स्थिर धातु और अस्थिर धातु की संकल्पना क्या है वो समझ लेना चाहिए, तभी ये सॉफ्ट ऑर्गन के बारे में कैसा देखना है वो हमें पता चलेगा। उसके बारे में शिरा और स्नायु, सरक्तमेद, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो ऐसा दे सकता हूँ कि शिरा जो होती है उसमें रक्तमेद भी होता है, यानी कि है और रक्त होता है। और ऐसे अवस्था में शिराओं के ग्रंथि या कुटिलता हो जाती है, जिसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, या ये रक्तमेद जो है वो उधर काम न करने के कारण वो रक्तमेद का एक टॉक्सिन गर होता है और उसके बाद वात रक्त नाम का विकार होता है, जिसको गाउट बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखने का है कि ये टॉक्सिन कैसा जाएगा। हम बहुत सोचते हैं, तो फॉर एग्जांपल गाउट में सहचर आता है या सहरे का बोलता है, सहचर का आगे वाला एक द्रव्य है, या कोकिलाक्ष, वो काम कैसे करते हैं, वो जनरली काम नहीं करते हैं, वो ऐसी अवस्था में जाकर काम करते हैं ताकि हमें तत्काल रिलीफ पेशेंट को दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। तो ये एक ध्यान में रखने का है, रक्तमेद और शिरा। अभी उसमें विकृति क्या क्या होती है, कुष्ठ, विसर्प, पीड़का, यानी कि छोटी छोटी फुंसियाँ या थोड़ी फुंसियाँ। ये पीड़का के बारे में सुश्रुत ने ऐसा सूचित किया है कि कोई भी पीड़का दो प्रकार की होती है, कि अंदर की विद्रधि और बाहर का विद्रधि। बाहर का वैद्य देख सकता है भाई कैसा है, अंदर का वो देख नहीं सकता, उसके लिए लॉजिक अनुमान करना पड़ता है। तो सुश्रुत ने सूचित किया है कि विस्फोट, पीटिका बोलो या विद्रधि बोलो, बॉइल बोलो, कुछ भी बोलो, वो जो है वो त्वचा पर आते हैं। लेकिन ये 7 धातुएं इनका है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो उनका वर्ण दिया है सुश्रुत ने। वो वर्ण देखना चाहिए ताकि इसके दोष कहाँ है उसका पता चलता है और उधर क्या हो गया है ये पता चलता है। या कभी कभी वो पीटिका या विस्फोट यानी कि फुंसी फूट जाएगी तो सिक्रेशन आएगा, तो सिक्रेशन के कलर से या गंध से भी हमें पता चलता है कि अंदर डेप्थ कितना है। वो सुश्रुत ने कहा है और सुश्रुत बोलते हैं कि इसका वैद्य को चाहिए कि वो देखना चाहिए। पीड़का, रक्तपित्त, अश्रुदर, रक्तपित्त मालूम है, अश्रुदर यानी कि हैवी रेड ये होता है। गुद मेड्रा अस्यपाक, गुद भाग सॉफ्ट है, वो मांस है लेकिन उधर रक्तधरा कला है। मेड्र शिश्न पेनिस, उधर भी मांस का है, मेद का है और रक्त का ही संबंध ज़्यादा है। और उधर पाक हो सकता है जब पित्त जैसे घटक, क्योंकि रक्त और पित्त का साहचर्य है, तो आएंगे तो पाक जैसा हो सकता है। तो उधर भी अपने को वो देखने का है। यकृप्ल्या वृद्धि, यकृप्ल्या विकृति, शिरा विकृति क्या है। आयुर्वेद में ये शिराओं को ज़्यादा देखने का या यकृप्ल्या का देखने का लाइटली लेते हैं। माधव में दिया है
ये दे, चलो ये दो ना जाए भाई। परिस्थिति क्या है, एक यकृत लेंगे तो उसमें भी बहुत से स्टेज के विकार हो सकते हैं एक यकृत में। और जब प्रैक्टिस करने वाले वैद्य हैं तभी उनके ये महसूस होता है कि भाई आयुर्वेद के हिसाब से, फॉर एग्जांपल एक बोलने का है कि सिकल शेप्ड एनीमिया, तो ये सिकल शेप क्या है, क्या हो गया, कला को क्या हो गया है, यकृत को क्या हो गया है, उधर का अग्नि स्नेह क्या हो गया है, और उसकी परिस्थिति क्या है, वो सिकल जैसा क्यों हो गया है, ये देखना वैद्य का काम है। उस पर डिस्कशन होना चाहिए। उधर क्या क्या घटनाएं होती है, फेनोमिना बोलते हैं, वो वैद्य को पूरा पता होना चाहिए। तभी दवाओं के ओर जाने में पॉइंट है, हसील है, कीमत है। नहीं तो क्या ऐसे ही जनरल देते रहेंगे, हाँ वासा ले, ये ले, ये ले, ये ले, ख़त्म हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। यकृत प्लीहा, शीरा विकृत, गुल्म, विद्रदी, नीले का यानी नीले नीले ऐसे दाग आते हैं, कामला जॉन्डिस, उसके बाद व्यंग और ऐसे कपिश वर्ण के रंग के आते हैं, पिपलव, पीला पीला या ब्राउनिश कलर के पैचेस स्किन पर आते हैं, तिलक आलक, मोल, प्रीमोल बोलते हैं वो, उसके बाद दद्रु, चर्मदल जैसे इसब बोलते हैं, या सिरोस सोरियासिस बोलते हैं, ये जैसे विकृतियाँ है। इनकी डेप्थ क्या है, कहाँ तक है, वो खाली स्किन पर नहीं है, उसका मतलब उनका रूट नीचे। इसके बारे में मैं एक रूट के बारे में आपको बताऊंगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे पहाड़ी पर लेके गए थे और उधर घृतक रंज, जिसको मराठी में वाकेरीच बात ऐसा बोलते हैं, वो पौधा है घृतक रंग। तो लेके गए तो उन्होंने दिखाया पहाड़ी के ऊपर वो 5 फीट था पौधा, और वो करीब करीब 50 फुट नीचे था। ये पौधे के बारे में है, नेचर में ऐसा हो सकता है। बीमारियों में भी उसका रूट कहाँ तक गया है यह हमें पता होना चाहिए, और उसके बारे में उसकी सीरियसनेस, गांभीर्य और उसके उपद्रव क्या हो सकते हैं ये पता होना चाहिए, तभी सही सही चिकित्सा हो सकती है। चर्मदल, श्वेत्र, ल्यूकोडर्मा, पामा, उसके बाद कोठ यानी शीत पित्त जैसा होता है, पता क्या है कहाँ है, उसमें भी शीत पित्त में भी, शीत पित्त जनरली क्यों ट्रीट नहीं होता है, तो उसकी कला का शुद्धि हम करते नहीं है। यह इसकी वहाँ जो वायु रहता है वो फिर वापस आता है, जैसे कि अतिक्रमण करने वाले हमारे दुश्मन, हाँ गए ऐसा हमको लगता है, लेकिन फिर वापस कभी आते पता नहीं चलता है। ऐसा ही इधर होता है शीत पित्त कोठ में। तो ये ध्यान में रखने का है कि उधर क्या करने का है। उसके बाद अस्रमंडल, रक्त के मंडल आते हैं, मनोविकार भी होते हैं। देखिए ये रक्तधारा कला का रूट, दृष्टि का जो है, कितनी दृष्टि कैसी है, वो मनोविकार तक जाता है, जैसे कि संन्यास, मूर्छा, वहाँ तक वो रूट जाता है। अगर इधर की जो चिकित्सा करने के है तो जनरली क्या क्या वनस्पतियाँ या औषध हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दाडिम, शतावरी, विदारी, अनंता, निम्ब, वासा, प्रियंगु, दर्भ। दर्भ कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दर्भ सिलेबस में है, लेकिन करना चाहिए ना, उसको मिलता है वो। तो न्यग्रोधारी गण जो वाग्भट ने दिया है, पद्मकारी गण दिया है, सारीवादी गण दिया है, ये गण जो होते हैं वो इस्तेमाल करना है। ऐसे द्रव्य सिलेक्ट करके वो प्लान करके देने का है। धातुओं में सुवर्ण धातु या सुवर्णमाक्षी या मंडूर, रजत, ये सब आप दे सकते हैं। उसके बाद परुषकादिगण, अंजनादिगण, पटोलादिगण, गुरुचादिगण, उसके बाद उन्होंने कोकिलाक्ष, सहचर और आरगवादिगण ऐसा जो दिया है, वो जो है वो ढूंढकर उसमें से सिलेक्शन ऑफ ड्रग ये करना चाहिए,
तभी ये इमरजेंसी, हॉस्पिटलाइज या एक्यूट या क्रॉनिक पेशेंट हम इस्तेमाल करते हैं। रूटीन के जो डिस्पेंसरी में थे वो होते ही है, वो जनरल लेवल पर हो सकते हैं। उसके बाद मेदोधरा कला। मेदोधरा के बारे में शारीरिक घटक क्या क्या है? मेद धातु, वपा, मेसेंट्री जो बोलते हैं वो, वृक्क, मांस, यकृत, प्लीहा, श्लेष्मधरा कला, उसके बाद स्नायु, शिरा, स्फिक, स्तन, उदर, शक्ति, इतने घटक इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका कला और अवयव का रूट जो जाता है वो कैसा होता है, उसकी विकृतियाँ दिए हैं। अष्टौ निंदितीय, 8 प्रकार को जो निंदितीय अध्याय दिया है, ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा ड्वार्फ या ज़्यादा मोटा, ज़्यादा पतला, ब्लैक, वाइट और रोमश और अरोमश, ये 8 प्रकार दिए गए। प्रमेय के जो पूर्व रूप दिए हैं, दंतादीना मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादयो हो, दाहश चिक्कणता देहे तृण स्वादवास्यम च जायते। ये जो दिया है ये सूचित करता है, लेकिन स्पीक का परीक्षण, स्तन, उदर, उनका उदर का मेद का और वो जो कला है उदर का परिस्थिति क्या है, वो ऑर्गन जैसा स्ट्रेच होता है उसी के हिसाब से कला भी स्ट्रेच होती है। और बाद में क्या होता है, ये जो लोग दवा मोटापा कमी करने के लिए दवा देते हैं तो फैट कम हो जाती है, लेकिन कला जो है वो फिर अपने नॉर्मल स्टेज पर आती नहीं है, इसलिए वो ढिलाई दिखाई है, झुर्रियाँ दिखाई देती है और ये सब दिखाई देता है। तो ये उदर के भी लिए ध्यान में रखने का है। उदर लंबन, ग्रंथि, मेदो ग्रंथि, स्थौल्य और उसकी जो कला है, इसके बारे में जब द्रव्यों का हम विचार करेंगे तब चंदन, अमृता, गुड़ूची, उसके बाद विश्व भेषज, सौंठ, उसके बाद वंग, नाग धातुएं, निर्वण गण का एक गण वाग्भट ने दिया है सूत्रस्थान अध्याय 15 में, वो ध्यान में देने का है। असनादि गण, वरुणादि गण, उषक आदि गण और जब ये मेदोधरा कला है तो वृक्क के बारे में मैं बोलूँगा कि वृक्क जो होते हैं, वृक्क में मेद का ट्रांजैक्शन चलता है, लेकिन वृक्क में सूक्ष्म मूत्र विवेचक ऐसे कलाएँ हैं, जैसे कि कोशिकाएं होती है ऐसी कलाएँ, और वो मूत्र का विवेचन करती है कि फेंकने का भाग कौन सा और रखने का भाग कौन सा। वो जब क्षरण होने को लगती है या उसका कुछ कम होता है या उधर क्लेद रहकर वो सड़ने के चांसेस होती है, तो वो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि वृक्क का एक्टिविटी कम हो गया है, इतना % रह गया है, या वो बोलते हैं कि अभी ये नहीं होगा, चेंज करेंगे। आयुर्वेद में अगर ऐसे अवस्था में पेशेंट आएगा तो कोई द्रव्य हमारे पास है, वो जनरली गोक्षुर हम इस्तेमाल करते हैं, शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक द्रव्य है मधुरी कपूरी। वो मधुरी कपूरी जो है वो एक बहुत अच्छा दवा है, वो मिलता है बाहर, या जाकर ज़रा थोड़े देहात में वगैरह ढूंढेंगे तो वो मिल सकता है। तो वो जो है मधुरी कपूरी, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। या बंधक, वो अपने सिलेबस में बंधक रहता है, बंधक इस्तेमाल लोरेंथस बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं भांडगुड़। वो जो भांडगुड़ है लोरेंथस, वो लोरेंथस का इस्तेमाल हो सकता है, हर एक पेड़ पर का अलग अलग है। उससे मैंने पेशेंट ने देखा है कि छोटी हुई किडनी फिर वापस बड़ी हो गई। एक का पेशेंट होगा ना, लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, तो उस पर रिसर्च स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। गोक्षुर है, रोधराधिकरण दिया है वाग्भट ने,
वो जो है गण वो इस्तेमाल कर सकते हैं मेदोदरा में। अर्कादि गण है, उसके बाद सुरस आदि गण दिया है, उसके बाद मुष्कक आदि गण दिया है, वत्सक आदि गण दिया है, उसके बाद जीरक आदि गण, वचादि गण, न्यग्रोध आदि गण, कितने द्रव्य के गण दिए हैं। उसमें वाग्भट बोलते हैं कि इधर से सिलेक्ट करो और उधर का जो पिक्चर है उसके बारे में जो इस्तेमाल करने का है वो आप करो। ये अभी ये जनरल में बोलता हूँ क्योंकि हर एक रोग लेंगे तभी पता चलेगा कि कौन से क्या होता है। कई कई लोगों को इच्छा रहेगी कि हमें डायरेक्ट बताइए, लेकिन अभी प्रैक्टिशनर जो वैद्य है उनका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद श्लेष्मधरा कला, उसमें कफस्थान जो होते हैं उरः कंठ शिरः क्लोम पर्वाण्यामा शयोरसा मेदो घ्राणंच जीवाच कफस्य सुतराम उरा, रस, मांस, मेद, मज्जा, ये जो धातु होते हैं, और शुक्र, रक्त धातु, उसके बाद उरस्थान, फुफ्फुस, श्वासवाहिनी, श्वासवाहिनीश्च धमन्याः, स्रोतस, श्वासोस्रोतस, हृदय, कंठ, शिर, क्लोम, पर्व, आमाशय, मेद, घ्राण, जिह्वा और सर्व संधि जो जो शरीर के वो चक्षु, इतने पार्ट ये श्लेष्मधरा कला के ध्यान में रखने के है। अभी मैं एक ये जो श्लेष्मधरा कला के या और फुफ्फुस श्वासवायु धमनी जो उसके बारे में ज़रा बोलता हूँ मैं। रक्त धातु बहुत से कई कई पेशेंट रक्त धातु की विकृति कैसी होती है, हमें वो मंजिष्ठाधिकारा, स्किन डिसीज और रक्त बिगड़ गया है या रक्त शोधन इतनी पर सीमित नहीं रहने का है। रक्त में जब कफ मिलता है तो कफ में मोटापा आता है, रक्त ऐसा मोटापा होता है, और ऐसा मोटा हुआ रक्त, बड़ा हुआ रक्त यानी कि स्टिकी रक्त हो गया तो घूमेगा कैसा। तो ये ध्यान में रखने का रक्त धातु उसमें स्त्यानता और घनता आती है, तो इसलिए वाग्भट ने उधर एक लिखा है कि जो श्लेष्मधरा कला जो दी है आपके पास, वहाँ विकृति में उन्होंने लिखा है कि कफ की 5 अवस्थाएं होती है। वो 5 अवस्थाएं क्या होती है, तो स्त्यान यानी घना, पिछिल चिकना, तंतुल ऐसा धागा जैसा, घन और द्रव ये होता है। तो इसका मैं ज़रा ध्यान आपकी ओर दे दूँगा कि रक्त में जब कफ स्टैन होता है तो वह रक्त जो घूमता है तो शोथ होता है, जोड़ों में शूल होता है, वो पेशेंट बोलता है, लेकिन अपने को ये ध्यान में नहीं आता है कि इधर रक्त निकालना है या रक्त का पतला करने के लिए दवा देने का है। डॉक्टर लोग क्या होता है, वो इकोस्प्रिन देते हैं, चलो जाओ खाओ, पेशेंट बोलता है ठीक है, लेकिन इकोस्प्रिन कहाँ तक खाएंगे, पेशेंट का भी ध्यान नहीं रहता है। बाद में कभी घाव हो गया तो खून स्टॉप नहीं होता है, ठहरता नहीं है। तो अपने को ये ध्यान में रखने का है, वो मैं आगे द्रव्य बोलूँगा उसमें बोलूँगा। और दूसरा जो दिया है वो फुफ्फुस के बारे में, इधर फुफ्फुस और श्वसन संस्था जो दी है उधर भी ये स्त्यान कफ रहता है। तो कई कई लोग जब हम पेशेंट को ऑस्कलेट करेंगे, ताड़न करके देखेंगे तो घना आवाज़ में कहता है कि इधर कफ बड़ा है, तो क्या करने का है, पतला करने का है। तो आयुर्वेद के लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि कितना एक्सीलेटर बढ़ाना है, लेकिन रास्ता कैसा है और कितना दौड़ाना है वाहन, ये ध्यान में रखने का है। तो इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए कि पतला कब करने का है, कहाँ तक करने का, नहीं तो क्या होता है इतना पतला होता है कि आखिर कफ का द्रव रूप होता है, और वो श्वासों प्रणाली में कफ, घना कफ को पतला करेंगे तो उपद्रव को जन्म देंगे, प्लूरसी हो जाएगी, बाद में और कॉम्प्लिकेशन, वो बुखार शुरू हो जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगी। तो ये जो होता है ये ध्यान में रखने का है, और वो हमको ध्यान में लेने का है कि फुफ्फुस श्वासवाहिनी में जो अटका हुआ कफ है वो,
अभी उसके विकृति क्या होती है देखिए, हिक्का, श्वास, कास, राजयक्ष्मा, ग्रंथि, शोथ, कफ के 20 प्रकार दिए हैं ग्रंथ में। अष्टांग संग्रह अध्याय 19 या 20 में वो सब लिस्ट दिया है। वो 20 प्रकार जो होते हैं वो श्लेष्मधारा काला पर तभी वो अच्छे हो जाएंगे। राजयक्ष्मा, शोथ, कफ के 20 प्रकार, उसके बाद ज्वर, विद्रधि, वृद्धि और अवरोध। रोध जहाँ जहाँ होता है ये ध्यान में रखने का है, और कफ की ये 5 अवस्थाएं रखने के हैं। उनके बारे में द्रव्यों का विचार जो किया है, तो पहला श्लेष्मधारा कला के बारे में जो दिया है वो क्षार विचार किया है। क्षार और लवण ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं कफ की जैसी अवस्था है और हुआ है ये देखकर। क्षार क्यों, तो क्षार क्षारणात होते हैं और कफ धारा कला कफ के कारण में वो उल्टी मोटी होती है और कफ डिपॉजिट होने के बाद कारण। तो ये ध्यान में रखने का है कि उसको धीरे धीरे पतला करके निकलने का है। आरगवदादि गण, अर्कादि गण, मुष्ककादि गण, असनादि गण, वत्सक आदि गण, ये जो गण दिए वाग्भट ने, ये गणों का इस्तेमाल हमें करना है। और ये जो गण दिए हैं उसमें से द्रव्य सिलेक्ट करके अवस्था देखकर उसका इस्तेमाल करने का है। बाद में आप कंटकारी, वासा, यष्टिमधु, कर्कट श्रृंगी, वंशलोचन, कुष्मांड, श्रृंग, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके प्राणीज पदार्थ जो होते हैं श्रृंग वगैरह, तो इधर दिया है। धातुओं में सुवर्ण, रजत ये इस्तेमाल करेंगे तो ये कला और उसके अवयवों की जो विकृति है वो नियंत्रण में आती है। खास करके उन्होंने और एक ध्यान खींचा है, वो जो दिया है वो अभ्रक, व्योम जिसको बोलते हैं, वो द्रव्य दिया है जो अभ्रक, ये कला का और उधर का अवयवों का ताकत बढ़ाता है। आस्कंद जो है दिया है वो अश्वगंधा दिया है। तो होते हैं उनका रोल खास करके यही आता है दशमूल का, तो वो एक ध्यान में रखने का है। उसके बाद वासा, कंटकारी, एरंड, गुग्गुल, इनका उपयोग हम कर सकते हैं, जिनको युक्ति प्रदान कर सकते हैं। और मांस जैसे बीज है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और कुष्मांड का, जब ये खास करके मैं ये इस्तेमाल करूँगा कि ये जो श्लेष्मधारा कला जो दी है उसके बारे में उन्होंने कफ के बारे में लिखा है कि अगर कफ पतला हो जाएगा वो तो वेट प्लूरसी, और ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो ड्राई प्लूरसी जैसा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें एक चीज़ करने की है कि वो अगर बढ़ जाता है कफ तो पथ्याधिकवाद जो दिया है वाग्भट ने वो हम ज्वर चिकित्सा में वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सूखी यानी कि वेट क्या ड्राई जो है और वेट में जो है उसमें पथ्याधिकवाद इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही हम शिलाजीत जैसे द्रव्य या कोई सुवर्ण जैसा धातु और अभ्रक जैसा बृहद चिंतामणि ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ओके। अभी 1 घंटा हो गया है, मुझे और 1-2-3 कलाएँ करने के थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं
आपसे अनुमति चाहता हूँ कि आप परमिशन देंगे। वृषधरा वो उसमें अवयव क्या है? यकृत, प्लीहा और समंतता उधर दिया है। यकृत को यकृत प्लीहा समंतात कोष्ठम, यकृत समंतात कोष्ठंच तथांतराणि समाश्रिताः उंडुकस्थं विभजते मलम मलधरा कला, ऐसा दिया है। उसका सही सही अर्थ ढूंढना में क्या क्या अवयव समाविष्ट होते हैं वो हमें देखने का। यकृत या आंत्र, उसका समानता जो पार्ट है, यानी कि वो आमाशय का भाग जो है, अग्न्याशय है, वो पीछे वृक्कों से संबंध है, ये सब जो है पुरुष इज द उपलक्षण, एक प्रतिनिधि है। लेकिन मल का संबंध जो जहाँ जाए वो सब उनकी उत्पत्ति यही होती है। तो इसके कारण उन्होंने वो दिया है कि समानता जो भाग है, विभाग है, वो कोष्ठ का भी विस्तृत वर्णन सुश्रुत दिया है। स्थानान्यामाग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदुंडुकम फुफ्फुसश्च कोष्ठ इति अभिधीयते। ऐसी अवस्था जब आत्मिक अवस्था आएगी पुरुषव स्रोतस की, तब हमें कोष्ठ की ये पूरी जो व्यापक व्याख्या दी है उस पर ध्यान देना, क्योंकि कहाँ का उपद्रव कहाँ शुरू होगा, कहाँ से क्या होगा, ये हमें ध्यान में लेना है। तो वो कोष्ठ है बृहदंत्र, पक्वाशय, उंडु, मलाशय, गुद, बस्ती, सर्व धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब धातुएं जो है वो धातुएं भी पुरुषधरा कला के अंडर कंट्रोल आती है। क्योंकि उधर एक हमने देखा है, कफपित्त मलाखेषु प्रस्वेदो नखरोम च स्नेहोक्षेत्वग विषाम उभोजो धातु नाम क्रमशो मलाहा। ये जो धातुओं से मल आते हैं तो वह मलधरा कला जो है उधर सब मिलते हैं। छोटे छोटे नहर जो आते हैं वो बाद में गंगा में आते हैं और वो गंगा सागर में मिलती है। वैसे ही जो मल है वो कोई मल यानी कि कर्णगूथ वगैरह कान से जाता है, निकल जाता है, लेकिन बहुत से मल जो है शरीर के वो मूत्र से और मल से निकल जाते हैं। तो ये धातुएं इन्वॉल्व होती है। विकृति क्या होती है? देखिए, अग्निमांद्य, आम, अजीर्ण, अतिसार, ग्रहणी, प्रवाहिका, अर्श, गुल्म, क्षय यानी राजयक्ष्मा ऐसा ही नहीं लेने का, आंतर क्षय भी हो सकता है, यानी कि कोष्ठ में कहीं भी क्षय हो सकता है। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस हम विचार करेंगे या नहीं करेंगे, करना ही चाहिए हमें, वो आता है। तो क्षय, हिक्का, श्वास, कास, भगंदर, आंत्र, व्रण, बद्धगुदोदर और ये सब विकृतियाँ हमें पहले ध्यान में लेने की है। और उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूंगा कि जनरली क्या होता है, अग्निवाद्य लोगों में होता है, बाद में क्या होता है, धीरे 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 आम संचित होता है, अजीर्ण शुरू होता है, विष्टब्दाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, आमाजीर्ण, डकार आता है, डॉक्टर एसिडिटी में धीरे धीरे अतिसार शुरू होता है। अतिसार इज द इंडिकेशन क्रिएटेड बाय द बॉडी कि भाई ऐसा हो गया है, अंदर नहीं चाहिए, वो निकल जाता है, तो वहीं सावध होना चाहिए। अतिसार की ओर जब हम या पेशेंट दुर्लक्ष्य करेंगे, देखेंगे नहीं, तो धीरे 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 ऐसा अतिसार हो के वो जो ग्रहणी अवयव है, वो ग्रहणी जो है, वो ग्रहणी का विकृति शुरू होती है, यानी कि वो कला जो है पित्तधरा कला वो बिगड़ने की शुरू होती है। उसके बाद और भी देखेगा नहीं पेशेंट, फिर भी या वैद्य, तो प्रवाहिका शुरू होते हैं, यानी कि प्रवाहन करना, यानी कि अंदर का जो धातु और वायु उस पर जोर देकर निकलने का। तो वो बोलता है थोड़ा बलगम निकलता है, फ्लेग्मा निकलता है, कफ निकलता है। तो ये जो चीज़ें हैं
ये ज़्यादा होने की शुरुआत हो जाएगी तो बाद में क्षय होता है, आंत्र क्षय। इसलिए आंत्र क्षय में जो दवाई दी है वो ऐसे अतिसार की जो दिया, अभी मैं इधर एक लिस्ट देखूँगा, आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो जो है वो एक ध्यान में रखने का है कि ये अल्टीमेटली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस। कितने दिन गुजर गए हैं, कितना क्रॉनिक हो गया है, ये ध्यान में रखने का है। एक हिक्का का भी एग्जांपल मैं देता हूँ। हिक्का जनरली अपने को मालूम है कि आई है, थोड़ा इधर ठोका, इधर थपथपा, ऊपर देख, पानी पी, वो सब वो जनरल होते हैं। हिक्का में भी 5 प्रकार दिए हैं। और मेरे पास एक पेशेंट था हिक्का का, महीना तक हिक्का थी और वो यमला थी, एक के बाद दूसरी ऐसा, और कुछ भी कहीं भी 24/7 वो स्टॉप ही नहीं होती थी। वो मेरे रिलेशन में थे, आखिर वो मेरे पास आ गए, मैंने देखा, चेक किया तो पुरीषधरा कला पर श्लेष्मधरा कला और कफ इनकी विकृति हो गई थी और उधर कफ का लेयर आया था। तो मैंने उसको इधर मेरे घर में रिश्तेदार उसको एडमिट, बाकी कुछ तकलीफ नहीं थी, तो एडमिट किया और बोला कि मैं जो दे दूंगा खाने को वही खाने का और ये दवा देने का, और अभी जो मैं लीज दे दूंगा कफघ्न, वो लीज का ही दवा उसको दिया। वो कफ कम किया, एक दिन में यानी 24 आवर्स के बाद वो प्रातः 4 बजे सो गया, नहीं तो पूरे 1 महीने में सोया ही नहीं था, इतनी वो सोने को भी नहीं देती थी। तो ऐसा होता है। और बाद में अभी दवा 10-15 दिन दिया, अभी आज वो पेशेंट बहुत अच्छा है। तो उसके लिए दवा क्या होती है इस्तेमाल करेंगे तो कुटज, बिल्व, अहिकेशर, रौद्र, उसके बाद बदर, उसके बाद मिश्रेया, सौंफ बोलते हैं वो, अभया, उसके बाद जम्बू बीज, आम्र बीज, पाठा, दुरालभा, तक्र, वरा, एरंड, दंती, जयपाल, प्रवाल, कपर्दिका, शंख, शुक्ति, सुवर्ण, रजत और सूरण। सूरण की जिमीकंद बोलते हैं, एलिफेंट फीट उसको बोलते हैं। वो सूरण जो है उसकी वटी भी मिलती है, कांकायन वटी, सब्जी में भी उसको बोलेंगे और उसका क्लियर प्लान करेंगे तो वो क्लियर हो जाता है, अच्छा होता है और पेशेंट को यश मिलता है। उसके बाद जो पुरीषधरा कला है वो अस्थिधरा कला भी बताई है। या है वो पुरीषधरा कला, सा है वो अस्थिधरा कला। इसलिए उसके अवयव जो है अस्थि, अस्थि संधि, केश, नख, लोम, कुर्चा, कंडरा, दंताहा, कर्ण और कर्ण के अभ्यंतर रचना। बहुत अंश वो जो हम देखते हैं कर्ण कुछ जाता है, उधर रहता है, संबंध उधर होता है कि अस्थि, मांस, उसका मल उधर से निकल जाता है, मज्जा का भी मल जाता है, क्योंकि उन्होंने एक लिखा है कर्ण से नहीं आँख से जाता है। स्नेहोक्षित भग विषामोजो, त्वचा, विष्ठा और नेत्र में से मज्जा का स्नेह निकल जाता है। तो कर्ण में ऐसा मांस का भी जाता है। इसलिए सब जो अभ्यंतर रचना है कर्ण की, पेशेंट की कर्ण हमें देखना है। बीमारियों में वातज 80 विकार जो दिए है वो अष्टांग चक्र में लिस्ट दी है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अध्यस्थि, दंत विकृति, वेद। कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर ये अस्थि जो है हमारा वो दुखता है, और हम लाइटली थोड़ा थोड़ा दबा कर बोले, लेकिन देखना चाहिए अंदर से दुखता है, ऊपर से दुखता है, ताकि पता चलेगा कंडरा है, मांस है, सिरा है या अस्थि है या अंदर की मज्जा है। कभी कभी मज्जा विकृति है तो थोड़ा ज़्यादा दबाएंगे तो चिल्लाता है, अस्थि में इतना नहीं चिल्लाता है, मज्जा भी विकृत है। इसलिए तो ये हमें एग्जामिनेशन करने की है। उसके बाद अस्थिभेद,
संधिशूल, संधि भेद भी होता है, विवर्णता, संधियों पर स्किन का कलर, लोग बोलते हैं हाँ नहीं नहीं वो काम करने से, गाड़ी चलाने से वो काला हुआ है, ऐसा नहीं होता, वो अंदर का भी कलर चेंज होता है, वो हमें देखना है। केश, लोम, नख, श्मश्रु, इनकी विकृति हो जाती है। कर्ण, उसके अंदर के अस्थियों की विकृति होती है। नखों के बारे में मैं एक बोलता हूँ कि नखों की विकृति जो होती है तो जनरली लोग इधर और अस्थि को खाली देखते हैं, ऐसा नहीं है, वो रक्त से देखना है, क्योंकि नखों का जो रूट है वो इधर कंडरा का एंड है, वो सुश्रुत ने दिया है, ऊपर के कंडरों का अंत नाखून में हुआ है, इधर के एब्डोमेन के जो कंडर है उसका ऊपर अंत इधर गले में हुआ है, और नीचे और पीठ की जो कंडर है उसका मन्या में है अंत, और नीचे स्पीक में है। जो पेशेंट बोलता है माँ दुखती है तो हम माउस कंडरा का विचार करते हैं या नहीं, हमें वो करना चाहिए, और उधर की दवा जो है वो शुरू करनी चाहिए। अस्थि के लिए देखिए क्या है, उपरोक्त जो द्रव्य दिए पुरुष धरा कला में सकते हैं, उसके अलावा तिक्तरस, पंचतिक्त, जो 5 तिक्त है, निम्ब, पटोल वगैरह, वो गुग्गुलू, शिलाजुतु, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस्ती में करिए, खाने में करिए, देने में, वो आपका जो है वो पद्मकादि गण जो दिया, सॉरी पद्मकाष्ठ नाम का द्रव्य है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थि संधा जो बोलते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारवान जो वृक्ष होते हैं, जैसे कि चंदन का सार है, आसन सार है, या शीशम का सार है, वो सार जो पार्ट है वो आप इस्तेमाल, दारू का देवदारू, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एला युग्म तरुष्क कुष्ठ फलिनी मावसी दलज जामकम श्रुक्का चोरक चोच पत्र तगर स्तवणेय जाति रसा शुक्तिर्व्याघ्र गरु श्रीवासकम कुंकु चंडा गुकुलु देव धूप कपूरा पुन्नाग नागावयम, पूरा सुगंधित द्रव्य है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, और उधर ये सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल किया है इस कला के लिए। शंख, शुक्ति इत्यादि सुधा वर्गीय द्रव्य, चूना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चूने की शुद्धि करके वो कर सकते हैं। तिल, यष्टि मधु और नागवंग, लेकिन धातु का इस्तेमाल करने के लिए प्रकृति विचार, थोड़ा रिपरकेशन क्या आएगा, उसका साइड इफेक्ट होगा ना, है साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन द्रव्य शुद्ध किया है नहीं किया है पता नहीं चलता है, और तुम्हारे पर जो है वो एक दोष रखेंगे कि आपने दिया है, हमें साइड इफेक्ट आया, और लोग चिल्लाते जाएंगे कि आयुर्वेद। तो ये ध्यान में रखने के नागवंग ये अगली जो इमरजेंसी है उधर इस्तेमाल करने का है। उसके बाद पित्तधरा कला, पित्तधरा की पित्तस्थानानि नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसाः दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। वो रक्तस्थानानि, रक्त धातु की जो स्थान है वो यकृत, प्लीहा, आंत्र, अग्न्याशय, स्नायु, शिरा, कंडरा, फुफ्फुस, उंडुक और चक्षु, ये सब पित्तधरा कला के नीचे अंडर आते हैं। मस्तिष्क, 10 ऑर्गन जो है पित्तधरा मस्तिष्क, उसका मैं एग्जाम्पल अभी बोलूँगा। विकृतियाँ क्या है, पित्तज 40 विकार जो दिए हैं वो इसमें है। अम्ल रक्त पित्त, वात रक्त, उसके बाद विसर्प, विद्रदी, त्वग रोग, शिरा विकृति, रक्त विकृति, रक्तधरा कलाओं की विकृति, जो कुछ उसके साथ जो रक्त भी है उसकी, और कला की विकृति। मानस विकृतियाँ ये हो सकती है। चक्षु विकृति हो सकती है। मुखपात, कामला, पांडु, हालिमक, यकृत की सब विकृतियाँ है। ये देखिए, ये पित्तधरा कला में यकृत की सब विकृतियाँ, वो कंजेनाइटल बिलियरी स्पेरोसाइटोसिस है या सिकल शेप्ट है
क्या है, वो एलोपैथी में डिफरेंट किया है। स्टूडेंट की सर इस पर दवा है क्या, ऐसे क्या बाजार में जाते जाते मिलेगी क्या, ऐसा विचार करना पड़ेगा क्या क्या हुआ है क्या नहीं। वो जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उनको उसके पीछे क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं वो दिया है। तो वो कामला, यकृत विकृतियाँ, वो सब आते हैं। चिकित्सा में क्या क्या आते हैं देखिए, निम्ब, पटोल, सारिवा, तिक्ता, मुंडी। मुंडी नाम का एक द्रव्य है, वनस्पति है, मिलती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुंडी घनावटी भी मिलती है। दुरालवा, ब्राह्मी, मुक्ता, प्रवाल, शुक्ति, रजत, ताम्र, सुवर्ण, सुवर्णमाक्षी, शिलाजीत, दुर्वादिगण, बागभट के हिसाब से दुर्वादिगण, न्यग्रोधादिगण, उसके बाद सारीवादिगण और पद्मकादिगण, ये द्रव्य वाग्भट ने सूचित किया है। इसमें जाकर देखो, ढूंढो, मिल जाएंगे। उसके अलावा वृक्षाम्ल, कोकम बोलते हैं, कपित्थ, कौठ बोलते हैं, बिल्व, दुर्वा, कुमुद और जाति फल, ऐसी द्रव्य भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर एक ध्यान में रखने का है कि ये जो पित्तधरा कला है उसका एक संबंध जो दिया है, या है वो पित्तधरा कला, सा है वो मज्जाधरा कला। तो उसके बारे में हम जरा देखेंगे। मज्जाधरा कला, उसमें मज्जा स्थानानी, मज्जा की जो स्थान है, अण्वस्तिषु सरक्त मेधा स्थूलास्तिषु विशेषण मज्जा। अस्थि जब आता है तो अस्थि का संबंध मेद से दिया है, मेद का संबंध मांस से दिया है। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये चारों धातुओं का विचार उधर करने का है। मस्तिष्क, बाद में स्थूलास्थि, मानस क्षेत्र, मानस क्षेत्र जो है वो पूरे बॉडी में दिया है, के बालों के रूट से पाँव के तलवे तक कहीं भी जगह जाओ, खाली नाखून आगे वाले और ऊपर वाले बाल में मन का संचार नहीं है, वो आप काट सकते हैं, ऐसा सुश्रुत ने दिया है। बाकी सब जगह मनोव स्रोत है। और उसके बारे में एक ध्यान में देखने का है, मानस विकृति हो सकती है, वो उधर समाविष्ट होती है। अभी उनके विकृति देखिए, मनोविकार, पर्वरुजा, भ्रम, मूर्छा, तमोदर्शन, अंधेरा छा जाने का, इधर फुंसी फुंसी जैसी बिना कारण हो सकती है सिर में, लोग बोलते हैं फुंसी आती है। ओजक क्षीणता, स्नायु विकृति, संधि विकृति, कंडरा विकृति, नेत्र विकृति, त्वचा विकृति और पुरुषधरा कला विकृति, ये सब इंटरलिंक्ड है मज्जाधरा कला से। द्रव्य देखिए, और मैं थोड़ा आगे बोलूँगा। सुवर्णमाक्षी, ब्राह्मी, वो बाद में पित्तधरा कला के सर्वद्रव्य जो ऊपर दिया है वो। दुर्वा, लाजा यानी फूली खील बोलते हैं धान की, वो। बादाम, अखरोट, भल्ला तकासी, मैंने उधर रेड किया है, उसके बारे में मैं बोलूँगा। साक्षात मज्जा, बकरे की बोन लाने का और उसमें से मज्जा निकल कर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी, दूध, खंड शर्करा, खड़ी साखर बोलते हैं, मुनक्का, धमासा, बिभीतक मज्जा, बिभीतक होता है उसमें मज्जा होता है, और शालमली गोंद होता है, शालमली का गोंद। ये जो है ये द्रव्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं बोलूँगा कि भल्ला तक जो है वो जनरली इस्तेमाल करने वाला दवा नहीं है। भल्ला तक की अस्थि यानी जो गिरी होती है, भल्ला तक के बीच के अंदर गिरी भी ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो पहले उसकी शुद्धि करने के दूध में उबाल कर और बाद में वो इस्तेमाल करेंगे तो वो मज्जा के जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिल सकते हैं। उसके बारे में एक ध्यान में रखने का है कि या एव मज्जाधरा कला, सा एव पित्तधरा कला।
तो आजकल लोगों के इधर जो टेंशन होता है, बहुत सा टेंशन ये रात रात तक काम करना पड़ता है, वो कंप्यूटर पर काम करेंगे, आईटी का सेक्शन है, तो ये जो टेंशन है वो पूरे मज्जा पर छा जाता है और प्राणवायु पर छा जाता है। इसलिए इमीडिएट ये जो इफेक्ट है वो पित्तधरा कला पर आता है, भूख हैम्पर होती है। बाद में पित्तधरा के कंट्रोल में जो जो अवयव है वो कम होते हैं और वो पुरुषधरा कला के टट्टी क्लीन न होना, नींद ना आना, नींद आती नहीं है ऐसे लोगों को, वो बोलते नींद आती ही नहीं है, चिंता बढ़ जाती है। तो ये जो सब विकृतियाँ हैं वो ध्यान में रखने का है और उसके बारे में जो चिकित्सा करने के वो करने की है। अभी लास्ट की जो है शुक्रधरा कला उसके बारे में हम बोलेंगे और आज का व्याख्यान खत्म हो जाएगा। शुक्रधरा कला एक अलग कला दी है जिसका वर्णन जैसे मनोव स्रोत का वर्णन पूरे बॉडी में फैला हुआ है, वैसा ही शुक्रधरा कला ही पूरी बॉडी में फैली है। जैसे कि चित्त परमाणु जो बोलते हैं, लिविंग सेल, या हर एक सेल के बीच में वो कला है। बाह्याभ्यंतर, अंदर भी है बॉडी के अंदर, बाहर भी है, सब जगह वो कला है। इसलिए घाव जो होता है, जख्म जो होते हैं वो भर आते हैं उसके। इसके बारे में जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तब वो एक सूत्र था कि हर एक धातु का कार्य दिया है। प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पादश धातूनाम क्रमात् श्रेष्ठम कर्मश्रुतम, ऐसा एक सूत्र वाग्भट ने दिया है। तो कि गर्भधारण करना जो है वो पेशेंट का जो होता है वो हर एक में कैसा होता है, यानी कि हर एक पेशेंट में होता है ऐसा नहीं है। एक और 2 हाथ 2 पाँव 1 सर वाला गर्भ इधर अपेक्षित है क्या? मैं बोला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसा क्या है कि प्रीणन कार्य जो है यानी पुष्टि करना, जीवन कार्य है यानी जीवन धर्म सप्लाई करना, प्रीणन जीवन लेपा यानी मांस की वृद्धि करना, ये जो कार्य है प्रीणन जीवन लेपा, स्नेह स्निग्धांश का सप्लाई करने का, धारण अस्थियों का धारण, ये सब धातु नॉन स्टॉप चालू है 24/7 ऐसा चालू है। तो शुक्र का जो 9 महीने से एक दफे दिखने वाला कार्य है ये कैसा आएगा, वो भी 24/7 ऐसा ही चालू है। और इसलिए उधर बीज या जो दिया है उसके एक दफ़े कई टीका मैंने पढ़ी, अभी रेफरेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन स्वसदृश पिंड जननम गर्भोत्पादः, गर्भोत्पाद का एक अर्थ है स्वसदृश पिंड जनन, अपने जैसा पिंड, यानी मुझे 2 हाथ 2 पाँव सर है ऐसा एक अर्थ है। और दूसरा एक चित्त परमाणु दूसरे को चित्त परमाणु को जन्म देता है, पुष्टि करता है। चरक ने क्लियर दिया है शारीरस्थान में, शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्याः भवन्ति तेषां संयोगे विभागे च कारणम वायु कर्म स्वभावश्च। तो इसका हम विचार करेंगे या नहीं करेंगे, तो शुक्रधरा कला में ये विचार करने का है। उसमें क्या क्या अवयव आते हैं, स्तन, वृषण, गर्भाशय, गर्भाशय के संपूर्ण उपभाग यानी डिंब ग्रंथि उसमें आ गई, संपूर्ण शरीर, आपाद तलमस्तक जो शरीर है, और शरीर के चित्त कोश या चित्त परमाणु, ये सब अंदर आते हैं। इसलिए अभी देखिए प्रमेय जो है, प्रमेय विकार, वो पूरे शरीर का है, कोई एक भाग का नहीं है। कोई पेशेंट वैद्य का ऐसा नहीं बोलता है कि वैद्यराज डॉक्टर साहब मेरे उंगली को प्रमेय डायबिटीज़ हो गया, ऐसा नहीं होता है, पूरे बॉडी को होता है। और ये कला हैम्पर होती है, इसलिए वो जख्म जो भरना है, वो हीलिंग करना है, वो होता नहीं है। तो ये
अंडर कंट्रोल आते हैं। अभी विकृतियाँ क्या क्या दिखाई पड़ती है? क्लैब्य, क्लेबता, मानसिक उत्साह न होना, अहर्षण यानी कि स्वास्थ्य रहना, मन का, शरीर का, वो सब, बुद्धि का वो स्वास्थ्य नहीं रहता है, बेचैनी रहती है। गर्भ विकृति होती है, ऐसे रुग्ण का जो गर्भ होता है, वो गर्भ जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ विकृतियाँ होती है। तो अपने पास जब पेशेंट जब सोनोग्राफी लेकर आएगा कि गर्भ का एक उंगली कम है या गर्भ के ये डेवलप नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि शुक्रधारा कला पर कुछ परिणाम हो गया है। मेरे पास ऐसे एक पेशेंट आए थे, हमारी लड़की जो मेरे साथ काम करती है उसको वो पेशेंट का फ़ोन आ गया कि भाई पेशेंट का जो ये क्या बोलते हैं, स्काल्प जो बोलते हैं, वो स्काल्प ऐसा नीचे है, ऊपर आया ही नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसा बोले। तो मैंने इमीडिएट फ़ोन पर उसको बोला, लड़की को, कि उनको बताओ कि नारियल जो होता है, कच्चा नारियल, जाने बोलते हैं मराठी में बोलते हैं शहाळ, यानी बड़ा नारियल जो होता है ताज़ा ताज़ा, वो काट कर उसके अंदर जो एक ऐसी झिल्ली जैसा होता है और हाँ मलाई, और वो चिपकी हुई होती है, तो वो चिपका हुआ सब पार्ट निकाल कर वो उसको दे स्त्री को और वो जब दिया तभी इमीडिएट 1 हफ्ते में वो स्काल्प जो है वो सोनोग्राफी में आ गया, काउंटर उसको आ गया। तो क्या इस्तेमाल करने का है। तो बच्चा गर्भ विकृति होती है, अगर हो गया तो रोगी होता है, क्लीब होता है, दुर्बल होता है और अल्पायु होता है, उसकी आयु कम होती है। विरूप, रूप अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम जो सारता देखेंगे उधर शुक्र सारता वगैरह दिए है, तो शुक्र सारता में जो घटक है वो इसमें कम होते हैं, ये ध्यान में रखने का है। वो गर्भस्राव हो जाता है या गर्भपात होता है। गर्भस्राव पहले 1-1.5 महीने के पहले जो है वो गर्भस्राव, उसके बाद एक दफ़े उसको आकृति आ गई हो जाएगा तो उसको बोलते हैं गर्भपात। ऐसा संक्रमित हो जाता है वो कभी कभी गर्भ विषों से, और संसर्ग उसको होता है, वो बाद में वो विष उपदंश और फिरंग जैसे होते हैं। इतने टॉक्सिन पावरफुल होते हैं। हम टॉक्सिन का विचार करते नहीं आयुर्वेद में। सिंपल गर्भविष भी हो तो सिंपल है, ज़रा स्ट्रांग, उसका स्ट्रांग पावरफुल। विस्फोट नाम का जो रोग दिया है उसमें ये ऐसे सांप जैसे, सांप का जो उसका जो टॉक्सिन होता है ऐसा टॉक्सिन होता है, इसलिए हमेशा चल बसता है, वो अच्छा होता ही नहीं है, ये मैंने देखा है। तो ये ध्यान में रखने का है कि विष जैसी विकृति उसमें होती है। ओज क्षय होता है, राजयक्ष्मा होता है और बाद में मरण, यानी कि पेशेंट मर जाता है अगर ये कला ये हो जाएगी तो इसमें ध्यान में रखने का है कि द्रव्य क्या क्या इस्तेमाल होंगे। दूध, घी, दही, श्रीखंड, यष्टिमधु, कुष्मांड, क्रौंच बीज, खंड शर्करा, सुवर्ण, रजत, मोतीपिष्टी, प्रवाल, अकीक, संगेयशव इत्यादि द्रव्य। बाद में अनार, लाजा यानी फूली या खील, धान की वो जो है वो। उसके बाद सारस्वत चूर्ण यानी ब्राह्मी जैसा चूर्ण है वो, मुंडी चूर्ण ये। और विषग्न जो द्रव्य होते हैं जैसे कि सारिवा, लोध्र, नागरमोता, तगर या रोहित, जटामांसी या ज्येष्ठम या कोष्ठ जैसी या गैरिक जैसी, ये सब जो द्रव्य होती है ये विषग्न होती है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए और विषनाशन चिकित्सा होनी चाहिए। अभी एक जो रेफरेंस है वो बताता हूँ जाता हूँ कि कफधरा कला में जब तक ये फुफ्फुस, श्वासवाहिनी, यहाँ तक जो चिपका हुआ कफ, बलगम वो टॉक्सिक होता है वायरस से, तो हमें खाली उंगली धोना, मुंह धोना,
स्नान करना और मास्क पहनना ठीक है, बोलता नहीं है, ये कंट्रोल है। लेकिन आज तक क्यों कंट्रोल होता नहीं, उसकी बाकी वजह को अलग होगी। आयुर्वेद के हिसाब से हमें ये धातु और वो कला जब तक हम शुद्ध करते नहीं हैं और ये कलाओं का जब तक संबंध हम ध्यान में लेते नहीं हैं, तब तक ऐसी बीमारियां आगे भी भविष्य में आ सकती है, मालूम नहीं है, वो दूर होना कठिन हो जाता है। तो व्याख्यान में जितना मुझे कवर करना है उतना 1.5 घंटा आपने दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।